नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ एकेडमी पे। तो आज हम लोग बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद से पिछली कई सारी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। कहीं न कहीं हर एग्ज़ाम में संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अभी पिछले दिनों यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। रेलवे ग्रुप डी का हुआ, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो संविधान का अनुच्छेद जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं आज संविधान के अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 में जो दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, कि संघ का नाम क्या होगा। जैसे संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया दिया गया है। और हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और संविधान के अनुच्छेद 2 में जो ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दिया गया है, इसका ये तात्पर्य जैसे कोई बाहरी देश से कोई प्रदेश में लाया जाता है या अर्जित किया जाता है कोई प्रदेश, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 2 में, जैसे मान लीजिए कोई चीन से कोई प्रदेश कोई भाग अर्जित किया गया, पाकिस्तान से कोई भाग अर्जित किया गया, तो जो नए राज्यों का प्रवेश होगा वो उसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 2 में है। हम लोग देखते हैं संविधान के भाग 3 के बारे में। संविधान के भाग 3 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब जो भारत के जो भी राज्य हैं, इसमें जैसे अपने राज्य में कोई परिवर्तन करना हो, उनके सीमाओं में कोई परिवर्तन करना है, नाम कोई चेंज करना है, तो इन सब का वर्णन जो है संविधान को अनुच्छेद 3 में दिया गया। कोई नया राज्य बनाना हो तो इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 3 में है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में हमारा 5वां अनुच्छेद है, संविधान का 5वां अनुच्छेद है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। तो इसमें ये वर्णन किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की क्या प्रावधान होंगे, किसको किसको नागरिकता मिलेगी, तो इस सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में, अनुच्छेद 14 के बारे में। हम लोग वही अनुच्छेद पे डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पिछले कई सालों के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। हमारी कोशिश वही रहेगी कि उसी अनुच्छेद को वर्णन किया जाए, बाकी जो हम थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य जो है विधि के समक्ष किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इसके लिए सारे लोग एक समान हैं। बाकी हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया। मतलब आप इस आधार पर विभेद नहीं कर सकते, प्रतिषेध नहीं कर सकते किसी से। तो इसमें इस चीज़ का उल्लेख है कि आदमी कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, कहीं भी रहता हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, मतलब किसी भी धर्म से हो, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। मतलब कोई सरकारी कार्यालय हो गया, देखते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। इसमें दिया गया है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। मतलब सरकारी कार्यालय हो गया, सरकारी परीक्षाओं में, मतलब कहीं भी किसी भी जगह पर सबको एक अवसर की समानता प्रदान किया जाएगा, चाहे पुरुष हो महिला हो। तो इस सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत को इसमें बताया गया है, समाप्त किया गया है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में जैसे है कि आप कोई डिग्री नहीं दे सकते, शिक्षा और सेना को छोड़ के आप किसी को कोई डिग्री नहीं दे सकते। जैसे किसी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है तो अपने नाम के आगे पद्म भूषण करके नहीं लगा सकता। अगर वो लगाता है तो उसका पुरस्कार जो है वो ले लिया जाएगा। केवल आप शिक्षा और सेना के अलावा किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकते। अगर कोई विदेश से कोई उपाधि लेता है तो उसको वो नहीं ले सकता, अगर वो लेता है तो उसको राष्ट्रपति से इजाज़त लेनी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 में दिया गया है वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं मर्यादा में रहकर, और संगठन बना सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रदेश में आपको बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। वैसे अनुच्छेद 19 जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं
बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, कि आप अगर कोई अपराध किए हैं तो आपको जो उस समय सज़ा का प्रावधान है उसी के तहत सज़ा दिया जाएगा। आपको किसी भी अपराध के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी। बाकी आपको अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसका कुछ अपवाद भी है, जैसे अगर वो अपराध जो है महिलाओं और राष्ट्र के विरुद्ध किया गया है तो आपको इसमें बाध्य किया जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि आपको अच्छी स्वास्थ्य का अधिकार है, आपको अच्छे नींद का अधिकार है। इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। और देखते हैं अनुच्छेद 21 का के बारे में। अनुच्छेद 21 का जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और ये संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। तब मौजूदा समय में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आपको इसमें उल्लेख किया गया है कि गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर आपको अगर डिटेन किया गया है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। अनुच्छेद 23 में जो दिया गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, कि आप किसी से बेगारी नहीं करवा सकते और आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 में दिया गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें जो दिया गया है कि आप कारखानों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को से काम नहीं करवा सकते। इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। अनुच्छेद 25 में जो है दिया गया है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यक के अपने लिए संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, अपनी संस्कृति और लिपि को बनाए रह सकते हैं। इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिया गया है। इसमें दिया गया है कि आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग से प्रबंध किए जाएंगे। इस सब चीज़ों का प्रावधान किया गया है। हम लोग देखते हैं 39 के बारे में। 39 के में जो है आपका समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, कि सभी को समान न्याय प्रोवाइड कराया जाएगा और सभी को निःशुल्क विधिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, प्रबंध कराया जाएगा। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 40 के बारे में। अनुच्छेद 40 में दिया गया है अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान जो है ये महात्मा गांधी की भी सोच थी कि ग्राम पंचायतों का ज़्यादा से ज़्यादा उद्धार हो, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है गांव में ही बसती है। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 41 के बारे में। अनुच्छेद 41 में दिया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इस अनुच्छेद 41 में ही बेरोजगारी का प्रावधान है और जो बुजुर्ग हो गए उनके लिए पेंशन का प्रावधान है, बेरोजगारी भत्ता वगैरह अनुच्छेद 41 का ही भाग है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में। अनुच्छेद 44 जो है प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे विवादों में है। ये है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक जैसा प्रावधान हो। वैसे ज़्यादातर मामलों में भारत में 57% मामलों में तो एक जैसा ही है। विवाह, तलाक आदि का जो है थोड़ा बहुत इधर उधर है, बाकी तो ज़्यादातर प्रावधान में सेम ही है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 45 के बारे में।
अनुच्छेद 45 में जो है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान कि 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए आप जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्रों में है आंगनबाड़ी को संचालित किया जाता है, तो आंगनबाड़ी का आधार जो है, आंगनबाड़ी का जो आधार है वो अनुच्छेद 45 का ही भाग है। अनुच्छेद 45 में ही आंगनबाड़ी के आधार का उल्लेख किया गया है। इसी के तहत आंगनबाड़ी का प्रावधान किया गया है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 48 का के बारे में। ये अनुच्छेद 48 का जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। वैसे 42वां संविधान संशोधन जो है ये 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, लेकिन ज़्यादातर जो है लोग जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो है प्रसिद्ध है 1976 को ही ज़्यादातर लोग जानते हैं। और हम लोग देखते हैं इसमें दिया गया है 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन जीवों की रक्षा, क्या पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, जंगली जानवरों के रक्षा करेंगे, जंगलों की रक्षा करेंगे, इसी प्रावधान में इसका उल्लेख किया गया है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 50, इससे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इससे दोनों को अलग किया गया। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 51 के बारे में। अनुच्छेद 51 में आपका दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 ही है जो भारत की विदेश नीति का आधार है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बढ़ावा देना ये अनुच्छेद 51 का ही भाग है। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का जो है मूल कर्तव्य का प्रावधान जो है भारत के मूल संविधान में नहीं था। पहले भारत के मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें शिक्षा का अधिकार है उसको भी अनिवार्य कर दिया गया था। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52 के बारे में। अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 52 ही है जो भारतीय संविधान का सबसे छोटा, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा अनुच्छेद यही है, अनुच्छेद 52। और लोग देखते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। अनुच्छेद 55 में आपका दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, कि मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा। इसका चुनाव जो होता है एकल हस्तांतरण पद्धति द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति द्वारा, और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और इसके निर्वाचन में जो है 28 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं और संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। बाकी इसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से, जैसा कि आप लोगों को पता होगा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य पहले मनोनीत किए जाते थे। खैर अब तो इसका प्रावधान नहीं है, ख़त्म कर दिया है। 2 एंग्लो इंडियन जो है नियुक्त किए जाते थे, इसको अब निष्क्रिय कर दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 57 के बारे में। अनुच्छेद 57 में दिया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। और देखते हैं अनुच्छेद 58 के बारे में। अनुच्छेद 58 में दिया गया है राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए, और वह 35 वर्ष की उम्र में हो तभी वो लड़ सकता है। बाकी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, योग्यता जो है, इसमें ये कहीं नहीं है कि वह भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, उसमें यही प्रावधान है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 60 के बारे में। अनुच्छेद 60 में जो दिया गया है शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से तात्पर्य ये है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं वो शपथ ना लेके वो प्रतिज्ञान ले सकते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 61 के बारे में। अनुच्छेद 61 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसमें जो है महाभियोग का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। महाभियोग राष्ट्रपति पर जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है। किसी एक सदन में भी अगर इसका आता है तो तभी जांच करके लगाया जा सकता है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 66 के बारे में।
अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य जो हैं ये भाग नहीं लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये भी भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये फ़र्क है। और बाकी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है विधानसभाओं के सदस्य जो है भाग लेते हैं। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 70 के बारे में। अनुच्छेद 70 में दिया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, मतलब कोई इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होगा इसका वर्णन किया गया है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 72 के बारे में। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है, और राष्ट्रपति जो क्षमादान है या स्वयं के नहीं देता है या मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही क्षमादान कर सकता है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 74 के बारे में। अनुच्छेद 74 में जो दिया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री जो होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यह राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है कि मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को फाइल भेजता है, जिन जिन नामों का उल्लेख उसमें रहता है राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करता है और शपथ भी दिलाता है। लोग बात करेंगे अनुच्छेद 76 के बारे में। अनुच्छेद 76 में दिया गया है महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 79 के बारे में। अनुच्छेद 79 में जो है संसद के गठन का प्रावधान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 80 में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। अगले इसमें दिया गया है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा में जो है आप लोगों को पता ही होगा कि 252 सदस्य होते हैं। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 81 के बारे में। अनुच्छेद 81 में जो दिया गया है इसमें दिया है लोकसभा की संरचना। पहले लोकसभा में जो है 552 सदस्य होते थे, बाकी अब लोकसभा में 2 सदस्य जो थे एंग्लो इंडियन वाले उनको समाप्त कर दिया गया है, तो वर्तमान समय में 550 सदस्य ही हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 83 का 1। इसमें दिया गया है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, और आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। इसको अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 2/3 सदस्य जो है हर 2 वर्षों में अपने कार्यकाल से मुक्त हो जाते हैं, और लोकसभा को जो है अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि इसका हर 5 साल में विघटन हो जाता है। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 84 के बारे में। अनुच्छेद 84 में दिया है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में आपको अगर मनोनीत होना है तो आपके उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 85 के बारे में। अनुच्छेद 85 में आपका दिया हुआ है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, कि संसद का सत्र कितने होंगे, सत्रावसान क्या होगा, उसका विघटन कैसे होगा, इन सब बारे में उल्लेख किया गया है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 100 का 1। इसमें दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग अध्यक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, मतलब अगर कोई भी विधेयक जो है अगर फंस जाता है तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक मत दे सकता है। अगर बराबर हो जाता है, जैसे 100 और 100 दोनों तरफ से पड़े हैं, तो अपना लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक मत उसमें दे सकता है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में जो है इसमें दिया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जैसे मान लीजिए दोनों सदनों में कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को बुला के अध्यक्ष कर सकता है, अध्यक्षता करके निष्कर्ष निकाल सकता है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 109 के बारे में। इसमें दिया गया है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो देखते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी, कि धन विधेयक किसे कहा जा सकता है। जैसे धन विधेयक जो है आप लोगों को पता होगा कि ये धन विधेयक जो होता है ये
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लोकसभा में रखा जा सकता है और लोकसभा ही इसको रख सकती है। और इसमें आपको करों में वृद्धि करना है, करों में कमी करना है, ये सब जो है धन विधेयक की परिभाषा में ही आता है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 111 के बारे में। अनुच्छेद 111 में जो है आपका दिया है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। संसद मान लीजिए जैसे कोई विधेयक है उसको पास कर दिया है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृत नहीं भी कर सकता है, उस विधेयक को अपने पास रख सकता है, कोई जवाब नहीं दे सकता है। इन सब चीज़ों का विवरण दिया गया है। लोग देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 112, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट, इसमें बजट का उल्लेख किया हुआ है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 117 के बारे में। अनुच्छेद 117, इसमें दिया गया वित्त विधेयकों के बारे में विशेष बंद। इसमें वही है, धन विधेयक की जो परिभाषा है उसी से दिया गया है कि राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के आप धन विधेयक को संसद में नहीं रख सकते हैं। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 122 के बारे में। अनुच्छेद 122, इसमें दिया हुआ है न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाता, कि संसद में जो भी भाषण होगा उसका न्यायालय जांच नहीं कर सकता। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग देख लेते हैं। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संसद नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे कोई अध्यादेश ला सकता है, उस अध्यादेश को रख सकता है। उस अध्यादेश का भी वही वैल्यू होगी जो संसद कानून, जब संसद चलता रहता है कोई संसद कानून बनाती है, जो उसकी वैल्यू होती है वही अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश से लाता है, कोई नियम नया कानून बनाता है तो उसकी भी वही वैल्यू होगी। और इस भी अध्यादेश को जो है संसद वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 124, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में जो दिया गया है आपका, इसमें दिया गया है अनुच्छेद 129, इसमें दिया गया है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, कि उच्चतम न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा यानी कि जो भी निर्णय होगा उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय का जो भी डिसीजन होता है उसका भविष्य के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई भी डिसीजन हो तो इसको उच्च न्यायालय जो होते हैं इसके डिसीजन को पढ़ के डिसीजन दे सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 137 के बारे में। अनुच्छेद 137 भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति, मतलब पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति। जैसे उच्चतम न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया है तो उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसको फिर से सुनवाई के लिए ले सकता है, उस पर फिर से सुनवाई कर सकता है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 143 के बारे में। अनुच्छेद 143 में जो है आपका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन या कभी कभी यह सलाह मंत्रिपरिषद की संतुष्टि पर भी मांगी जा सकती है। और राष्ट्रपति जो है यह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उच्चतम न्यायालय कोई सलाह देता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने ही, और उच्चतम न्यायालय के लिए भी कोई बाध्य नहीं है कि उस सलाह को माना ही जाए, उस सलाह को दिया ही जाए। कोई कंपलसरी नहीं है कि दिया ही जाए, ना कि राष्ट्रपति का भी है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई सलाह दे दिया है उसको माने ही। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 148, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। हमारा अगला अनुच्छेद है राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति के क्या प्रावधान होंगे, इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति जो है इसका न्यूनतम आयु जो है आप लोगों को पता होगा कि 35 वर्ष होती है। और हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 161 के बारे में। अनुच्छेद 161 में दिया गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन, परिहार या लघुकरण के राज्यपाल की शक्ति। मतलब राज्यपाल भी जो है अपने स्तर पर किसी की याचिका को कम कर सकता है, निलंबन कर सकता है, क्षमा कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति जो है किसी को मृत्युदंड से भी क्षमा दे सकता है और राज्यपाल इसको नहीं दे सकता। यही फ़र्क है दोनों में। देखते हैं हम लोग
अनुच्छेद 164 के बारे में। अनुच्छेद 164 इसमें जो दिया गया है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य नियुक्त मंत्रियों की नियुक्ति। इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, बाकी मुख्यमंत्री जिसकी भी लिस्ट देगा राज्यपाल उसको मंत्री नियुक्त करेगा। इसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 165 के बारे में। इसमें दिया गया है राज्य का महाधिवक्ता, जैसे अनुच्छेद 76 में दिया गया है महान्यायवादी, भारत का एक महान्यायवादी होगा, वैसे इसमें भी दिया गया है कि अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में जो है आपका राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, मतलब राज्यों में जो कुछ ही राज्यों में जो है विधानसभा का प्रावधान है। अब इसमें 169 में इसका उल्लेख किया गया है। और देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 174 के बारे में। इसमें दिया गया है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। और देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 200 के बारे में। अनुच्छेद 200 में दिया गया है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 201 के बारे में। अनुच्छेद 201 में जो है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में दिया गया है विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, कि जब विधानमंडल नहीं चल रहा हो तो उस पीरियड में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करके नया कानून बना सकता है। जो कानून विधानसभा बना सकती है वही कानून राज्यपाल अध्यादेश जारी करके भी बना सकता है। इसमें इसी बात का उल्लेख किया गया है। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 214 के बारे में। अनुच्छेद 214 में दिया गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। और देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। दिया गया अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है, उसका भी रिकॉर्ड फ्यूचर के लिए रखा जाता है, वैसे उच्च न्यायालय का भी अभिलेख जो है, इसका भी रिकॉर्ड जो है फ्यूचर के लिए संदर्भित करके रखा जाता है कि जैसे सेशन कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, ये सब भी उस डिसीजन को पढ़ के एक अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 216 के बारे में। अनुच्छेद 216 में दिया गया है उच्च न्यायालयों का गठन, और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 217 जो दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, कि इसका क्या प्रावधान होगा, क्या कैसे इनकी नियुक्तियाँ होंगी। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दिया है अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 231 के बारे में। अनुच्छेद 231 में दिया गया है 2 या 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। जैसे कहीं जो है 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, तो इसका प्रावधान इसमें किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 233 के बारे में। अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायालयों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें इसका बारे में बताया गया है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 239 का इसमें दिया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। इसमें दिल्ली में जो भी स्पेशल वो है कानून है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 241 के बारे में। अनुच्छेद 241 में जो दिया गया है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, जो संघ शासित प्रदेश है उसके लिए जो उच्च न्यायालय होगा उसके बारे में वर्णन किया गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 का। इसमें जो है पंचायतों का गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 243 झा के बारे में। अनुच्छेद 243 झा जो है इसमें दिया गया है पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। इसमें दिया गया है
अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन किसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या कैसे, इन सब बारे में उल्लेख किया गया है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 243 के बारे में। अनुच्छेद 243 इसमें नगर पालिकाओं का गठन के बारे में उल्लेख किया गया। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 243 का इसमें दिया गया है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, किसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, कितनी उम्र होगी, क्या कैसे, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में है अनुच्छेद 243 का इसमें जिला योजना के लिए समिति। देखते हैं अनुच्छेद 243 का सहकारी समितियों का निगमन। ये बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 249 में जो है राज्य सूची की विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। जैसे मान लीजिए कोई भी है, अगर वह राष्ट्रीय हित में है तो उसमें राज्य सूची का ही भले क्यों ना विषय हो, तो उसमें संसद भी विधि यानी कि कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 में इसका उल्लेख किया गया है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 253 के बारे में। इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में वर्णन किया गया है। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में जो है आपका अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, कि अगर दो राज्यों के बीच कोई नदियों के जल को लेकर विवाद है तो उसके न्याय का निर्णय के बारे में उल्लेख किया गया है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 263 के बारे में। अनुच्छेद 263 में आपका अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। भारत की आकस्मिक निधि, जैसे कोई इमरजेंसी लग जाती है तो उस समय इसी निधि से निकाल के खर्च किया जाता है। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 280 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 300 का या पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसको ख़त्म करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है। इसमें दिया गया है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। देखते हैं अनुच्छेद 312 के बारे में। इसमें दिया हुआ है अखिल भारतीय सेवाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 315। इसमें दिया गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का जो प्रावधान होता है, उसमें अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख किया गया है। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 324 के बारे में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। इसमें दिया गया है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 326 के बारे में। अनुच्छेद 326 में जो है आपका लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होना। पहले ये, अब वैसे तो वयस्क मताधिकार की जो उम्र है 18 वर्ष है, ये पहले 61 वर्ष भी थी, तो इसके बारे में उल्लेख किया गया है। लोग देखते हैं अनुच्छेद 330 के बारे में। बाकी अगर आप लोग इसको 1 या 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हमारी कोशिश यही रही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। बाकी देखते हैं अनुच्छेद 330 के बारे में। अनुच्छेद 330 में दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, की जी लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण होता है SC ST का, उसके आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 330 में इसका वर्णन किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 331 के बारे में। अनुच्छेद 331 में जो है आपका लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो है 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान। वही अब बताया नहीं कि आप लोगों को, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था, अनुच्छेद जो है लोकसभा में पहले 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया है, निरसन कर दिया गया है। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 332 के बारे में। अनुच्छेद 332 है आपका राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के या स्थानों का आरक्षण, कि राज्यों की जो विधानसभा होगी उसमें SC ST के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है।
लोग देखते हैं अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में जो है आपका राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये भी जो है वर्तमान समय में निरसित कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 338 के बारे में। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 338 का के बारे में। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब एसटी, राष्ट्रीय जो है एसटी के जो आयोग होता है शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसका वर्णन किया गया है। और 338 में जो है एससी के लिए जो आयोग होता है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का जो है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 में किया गया है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा आपका अनुच्छेद 340। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन दिया गया है ओबीसी के लिए, और गठन का वर्णन है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 343। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है आपका संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित, संघ की राजभाषा क्या होगी इसका प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 344 में जो है आपका राजभाषा आयोग का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 350 का इसमें दिया हुआ है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, मतलब बेसिक जो हमारे एजुकेशन हो उसमें अपनी मदर लैंग्वेज जो होती है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान। ये जो भी अनुच्छेद आपको का खा गा घा करके मिले हैं, ये सब जब मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, ये सब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 352 के बारे में। अनुच्छेद 352 में जो है आपका ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, ये जो आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352, या बाह्य आक्रमण हो गया है, सशस्त्र विद्रोह हो गया या युद्ध की स्थिति बन गई है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 356 के बारे में। अनुच्छेद 356 में जो है आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, अगर राज्यों में संविधान के प्रारूप के हिसाब से अगर नहीं चल रहा है तो उसमें भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 360 के बारे में। अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, तभी अनुच्छेद 360 को लागू किया जाएगा। वैसे अभी तक भारत में इसका एक भी बार नहीं लगाया गया है। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 368 के बारे में। अनुच्छेद 368 भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 जो है आपका संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में 2 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। तो हम लोग बात किए आज जो भी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।